वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज एंड रेडिएशन का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। तो लास्ट लेक्चर अगर हम लोग ब्रीफली बात करें तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि प्रेशर क्या है, व्हाट इज द प्रेशर दैट इज अप्लाइड, जो गैस अप्लाई करता है कंटेनर के वॉल्स पे, एक वो कंसेप्ट देखा था। दूसरा कंसेप्ट देखा था आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर, याद है VRMS, वो एक दूसरा देखा था। और तीसरा जो कंसेप्ट देखा था एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एनर्जी पर मॉलिक्यूल हम लोग को कुछ 3/2 kBT का एक फॉर्मूला था जो हमने, ये मेन, अगर मैं मेन बात को तो ऐसा तो और भी कुछ थोड़ा बहुत देखा होगा, लेकिन ये मेन चीज़ हमने लास्ट वीडियो में देखा है। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और आज हमारा आधा टॉपिक खत्म, मतलब काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज वाला पार्ट जो है आज खत्म होने वाला है। आज किस टॉपिक पर डिस्कशन है? आज हमारा टॉपिक जो है जिस पे हमारा पूरा ध्यान रहना चाहिए वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। वो हमारा मेन टॉपिक है आज का। अभी स्पेसिफिक हीट आपने लास्ट ईयर 11 में पढ़ा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद करिए, जहाँ पे आपने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड में, वहाँ पे ये इसका टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है और काफ़ी कुछ उसमें डिस्कशन भी हुआ, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कैलोरीमीटर का एक्सपेरिमेंट था, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेज, इनके सबके बारे में स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, ये सब टर्म्स हम लोग लास्ट ईयर देख चुके हैं। फिर भी मैं आज इस साल भी मैं आपको उस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे, अभी भी जब मैं इसमें आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो हमारा मेन है, गैसेस का स्पेसिफिक हीट कैसे निकाला जाता है। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसका यूज़ होता है हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने में। जो साउंड का जो स्पीड है आपको पता होगा कि वो भी लास्ट ईयर 11 में था आपको, स्पीड ऑफ साउंड, जिसमें न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, फिर लाप्लास ने उसमें करेक्शन किया था, उसमें उसने गामा यूज़ किया था। गामा याद करिए, मैं 11 का बात कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको रिकलेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो एक गामा था एडियाबैटिक रेशियो था, जो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रेशियो होता है। तो वो सब चीज़ें इसीलिए हम स्पेसिफिक हीट पढ़ रहे हैं क्योंकि वहाँ यूज़ होता है। दूसरा इसका यूज़ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस में भी होता है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वहाँ भी हम देखेंगे, वहाँ भी इसका काफ़ी यूज़ है। इसीलिए ये आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के ऊपर है। अब वहाँ पे पहुँचने से पहले हमको दो टर्म समझना है। हम डायरेक्टली स्पेसिफिक हीट पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि उस पर जाने से पहले हमको दो टर्म समझना है। वो दो टर्म समझने के बाद ही हम उधर जा पाएंगे, ठीक है? तो लेट्स सी, देखते हैं पहला क्या टर्म है जो हमको समझना है। पहला जो टर्म है उसका नाम है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, शॉर्ट में DOF बोलते हैं। The total number of coordinates or independent quantities required to describe the position and configuration of the system completely। हो सकता है आपको ये वर्ड्स नहीं समझ में आया, हो सकता है, तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब लास्ट वीडियो में जो हमने डेरिवेशन किया था प्रेशर का, याद करिए मॉलिक्यूल लिया था और हमने बोला था कि वो जो मॉलिक्यूल है उसके 3 वेलोसिटीज होते हैं, एक है Vx, दूसरा है Vy और तीसरा है Vz। उसके वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स हम लोग बोल सकते हैं। मतलब स्पेस में 3 डायमेंशनल में मॉलिक्यूल जो है वो अलॉन्ग x एक्सिस मूव कर सकता है, वो अलॉन्ग y एक्सिस मूव कर सकता है, वो अलॉन्ग z एक्सिस मूव कर सकता है। मतलब उसका जो, इसको हम लोग ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन बोल सकते हैं। तो जो ट्रांसलेशन मोशन है इस मॉलिक्यूल का, उसके पास 3 ऑप्शंस है मूव करने को, जिसको हम बोल सकते हैं कि उसको फ्रीडम है, उसके पास फ्रीडम है 3 जगह मूव करने का। वो अलॉन्ग x एक्सिस मूव हो सकता है, वो अलॉन्ग y एक्सिस मूव कर सकता है, अलॉन्ग z एक्सिस मूव कर सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कितनी जगह पे या कितने डायमेंशंस में वो मूव कर सकता है। तो 3 हो गया। तो इसके अगर हमको कोऑर्डिनेट दिखाने, तो अगर आपको सपोज किसी मॉलिक्यूल का पोजीशन बताना है कि नहीं, तो अगर वो 3D में मूव कर सकता है तो उसकी पोजीशन हम लोग को x, y, z से बताना पड़ेगा और उसका जो मोशन होगा वो करस्पॉन्डिंगली Vx, Vy और Vz मेंशन करना पड़ेगा, जो हमने प्रेशर के डेरिवेशन में इस बारे में डिस्कशन किया है। तो इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। वापस देखिए डेफिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इसी को बोलते हैं
required to describe the position and configuration of the system. किसी भी सिस्टम का पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आपको जितने कोऑर्डिनेट्स लगेंगे वही होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको 3 कोऑर्डिनेट लगेंगे, अगर सपोज 2 डायमेंशनल स्पेस है तो 2 कोऑर्डिनेट लगेंगे, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा। अगर सपोज स्ट्रेट लाइन में मॉलिक्यूल मूव हो रहा है तो एक ही डायमेंशन लगेगा, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। तो कितने डायमेंशंस या कोऑर्डिनेट्स लगेंगे वो डिसाइड करेगा कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस मॉलिक्यूल को। तो ये शायद आपको समझ गया होगा ये पार्ट कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है। अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लोग अलग अलग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे। मतलब कि पहला देखिए, पहला जो मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूं वो है मेरा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसा हीलियम हो गया, सिंगल एटम। अब इसमें कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और तीनों ट्रांसलेशनल होगा, याद रखिए 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ट्रांसलेशनल स्ट्रेट लाइन है ना, तो किसी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मैक्सिमम जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है वो 3 हो सकता है, वो भी ट्रांसलेशनल मोशन। अब दूसरा हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल, अब डायटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल भाई ऑक्सीजन ले लो, O2, ठीक है। अब मतलब 2 एटम होगा उसका O2, ये सपोज हो गया, ये उसका न्यूक्लियर एक्सिस हो गया, इसको मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग जेड एक्सिस ले लेते हैं, और इधर से हम लोग वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब ये वाई एक्सिस अंदर जा रहा है 3D, वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, वाई एक्सिस अंदर जा रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। अब ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर सकता है, ये अलोंग जेड एक्सिस ऊपर नीचे मूव कर सकता है, अंदर बाहर भी मूव कर सकता है एक्स वाई एक्सिस पे। मतलब इसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसके जैसा। लेकिन आप पूछेंगे अलग क्या है? अलग बताता हूं क्या। अलग ये है कि ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये रोटेट भी कर सकता है। देखिए कैसे, ये अबाउट वाई एक्सिस पढ़ा है ना हमने, रोटेशनल मोशन, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वाई एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जेड एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है। क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा? नहीं, हम नहीं लेते। क्यों पता है? अगर हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा मगर उसका पोजीशन तो वहीं रहेगा, वो क्या, क्योंकि उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए। जब वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अबाउट घूमेगा ना तो मॉलिक्यूल का पोजीशन चेंज होता है। अबाउट एक्स एक्सिस अगर घूमेगा तो चेंज नहीं होगा, अबाउट जेड और वाई में चेंज होगा। तो इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल को और भी डिग्री है फ्रीडम का मूव करने का इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन, और वो कितना है? 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये भी एक्स्ट्रा। ओके, इसमें एक और पेज लगा है, क्या है कि ये हम लोग ने जो लिखा है ये अज्यूम करते हुए कि ये जो है ये जो है वो रिजिड रोटेटर है। रिजिड रोटेटर का मतलब है रिजिड है, वो वाइब्रेट नहीं कर सकता, ऑसिलेट मॉलिक्यूल नहीं कर सकता। लेकिन अब हम जानते हैं कि जनरली मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैसेस के, उनके कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करते हैं। उनको हम बोलेंगे नॉन रिजिड रोटेटर। अब जब आप नॉन रिजिड रोटेटर की बात करेंगे तो ये दोनों तो आएगा ही। क्या आएगा दोनों? 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल प्लस ये वाइब्रेट भी कर सकता है 1 वाइब्रेशनल।
इसका मतलब है इसमें 3 और 2 5 और 1 6, इट हैज गॉट 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक सिंगल एटम के लिए 3 ही है, वो ट्रांसलेशनल मोशन में ही मूव कर सकता है 3। जब वो डायटोमिक हो जाता है तो रोटेट भी कर सकता है। और अगर वो नॉन रिजिड है, मतलब जनरली नॉन रिजिड ही होते हैं कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, तो वो वाइब्रेट भी कर सकता है। तो एक नॉन रिजिड, ये जो था ना ये रिजिड के लिए है, और ये नॉन रिजिड में 3 ट्रांसलेशनल एक्स वाई जेड, 2 रोटेशनल रोटेट हो सकता है 2 एक्सिस के अबाउट, और एक वाइब्रेशनल, ऐसा 6 हो सकता है। ये जो है ज्यादा भी, अभी सपोज ये तो डायटोमिक है, मैं बोलूं कोई बोलेगा पॉली एटॉमिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली एटॉमिक? पॉली एटॉमिक का मतलब है 3 4 5 मॉलिक्यूल्स, तो पता है ना कितने के होते हैं, 8 वाले भी एक मॉलिक्यूल बनते हैं सल्फर के, कैसे होते हैं, फास्फोरस के आपके होते हैं P4, तो ऐसे अलग अलग होते हैं, वो पॉली एटॉमिक हो जाएंगे। पॉली एटॉमिक में क्या होंगे, 3 ट्रांसलेशनल, 3 ट्रांसलेशनल, 3 वाइब्रेशनल एंड सॉरी नॉट 3 वाइब्रेशनल, वेरी सॉरी, यहाँ पे होगा 3 रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल f नंबर ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन तो बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं, ये मैक्सिमम हो सकते हैं, ट्रांसलेशनल 3 मैक्सिमम, रोटेशनल 3 मैक्सिमम, वाइब्रेशनल ज्यादा हो सकते हैं, तो उसको f दिया गया है। ये मेरा कंसेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। आई होप आपको समझ में आ गया कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये समझगा तब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट समझाऊंगा आपको, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये सब नॉलेज लगेगा जो मैंने आपको भी समझाया है, इसी का नॉलेज तो याद रखिएगा। हम लोग जब मैं उसका डिस्कस करूँ तो रिकलेक्ट करने की कोशिश करिएगा। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, एनर्जी को पार्टीशन करना है। पार्टीशन मतलब ब्रेक करना है, इक्वी मतलब इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एनर्जी को इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना है। याद करिए लास्ट वीडियो में एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना था, 3/2 kBT है कि नहीं, ये डिराइव किया हमने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में। अब ये 3/2 एनर्जी पर मॉलिक्यूल में हमने अज्यूम किया था कि हमारा मॉलिक्यूल along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में घूम रहा है। मतलब इनडायरेक्टली हमने ये अज्यूम किया था कि उसको 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। प्लीज गेट दिस पॉइंट क्लियर। हमने ये अज्यूम किया था, जो हमने तभी डिस्कशन नहीं किया, लेकिन अब आप समझ गए ना डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब। इसका मतलब वो जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था टेकिंग Vx, Vy, Vz, मतलब ये अज्यूम किया था कि उस जगह पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे। उसके हिसाब से द टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना था, 3/2 kBT। अब एनर्जी की बात करेंगे तो 2 होते काइनेटिक, पोटेंशियल। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था कि आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में हम इंटरेक्शन नहीं लेते तो पोटेंशियल नहीं होता। तो बचा क्या, काइनेटिक। तो ये जो एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसका मतलब है, इसको लिखा जा सकता है 1/2 mvx², m is mass of molecule, 1/2 mvy square, 1/2 mvz² is equal to 3/2 kBT है कि नहीं? दिस इज पर मॉलिक्यूल। मतलब along x axis, y axis, z axis के जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है that is equal to 3/2 kBT। पोटेंशियल नहीं होता है तो वो चीज नहीं लेगी है, क्योंकि आइडियल गैस का वो कंडीशन है। अगर 3 का टोटल 3/2 है तो अगर, और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, प्रोबेबिलिटी क्लियर बोलती है कि ये तीनों में मोशन जो होगा मॉलिक्यूल का वो इक्वल लाइकली है, तीनों में उसको इक्वल चांस है मूव करने का। इसका मतलब है कि तीनों का होने का चांस इक्वल है। मतलब mvx² शुड बी इक्वल टू हाफ mvy² शुड बी इक्वल टू हाफ mvz² शुड बी इक्वल टू, इसका 1/3 करना पड़ेगा क्योंकि आपने इसको 3 पार्ट में तोड़ा है, तो ये बोलेगा हाफ kBT। अगर 3 का टोटल 3/2 kBT है तो हर एक का जो अगर अलग अलग लेंगे, इट शुड बी हैव इक्वल। क्यों? क्योंकि इक्वल चांस है बाय प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हर एक को इक्वल चांस है, तो इसका 1/3 करेंगे तो हाफ केवीटी आएगा। अब आ जाइए इसके डेफिनेशन पे, क्या बोलता है। फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट अ टेम्परेचर T, the average energy per molecule associated with each quadratic term, देखिए क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर टर्म, क्वाड्रेटिक हर एक क्वाड्रेटिक टर्म का जो एनर्जी होता है पर मॉलिक्यूल, इट इज इक्वल टू हाफ केवीटी। दैट इज व्हाट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी सेज, कि हर एक क्वाड्रेटिक टर्म का जो होगा एनर्जी उसका हाफ केवीटी होगा। तो अगर आप ये चीज समझ गए तो हम जाएंगे हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, और जो जो हमने मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, उसमें रिजिड, नॉन रिजिड, पॉली एटॉमिक, अब हम उन सब का एनर्जी निकालेंगे, उन सब का इस डेफिनेशन के हिसाब से। इस डेफिनेशन के हिसाब से हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का निकालेंगे, डाई एटॉमिक का एंड पॉली एटॉमिक का। और डाई एटॉमिक में हमने 2 पार्ट देखा था, रिजिड जो वाइब्रेट नहीं हो सकता, नॉन रिजिड जो वाइब्रेट हो सकता है। चलिए वहां जाते हैं अभी हम। तो मैं बात करता हूं पहले मोनो एटॉमिक की। मोनो एटॉमिक, तो मोनो एटॉमिक में भाई कितना एनर्जी है सर पर मॉलिक्यूल चल रहा है, ये याद रखिएगा, मैं पर मॉलिक्यूल हर जगह पे हर बार मैं बोलूंगा नहीं, मैं समझ लेने का। तो वहां पे तो भाई सिर्फ ट्रांसलेशनल है कि नहीं, और कितने ट्रांसलेशनल 3 है, और हर एक का हाफ केवीटी है, तो भाई कितना हो जाएगा 3/2 केवीटी। ये किसका होगा, मोनो एटॉमिक का। अब हम किसकी बात करेंगे सर, अब हम बात करेंगे डाई एटॉमिक, जो हमारा ऑक्सीजन है। इसमें हम जानते हैं कि 2 पार्ट है कि नहीं। पहला पार्ट रिजिड रोटेटर, इसमें क्या हमने बात किया था कि सर इसमें है ना 3 ट्रांसलेशनल, फिर 2 वाइब्रेशनल, है कि नहीं, याद आ रहा है ना। तो ट्रांसलेशनल का तो 3 ये है। अब वाइब्रेशनल का क्या है सर, वाइब्रेशनल का, क्योंकि ये देखिए आप हाफ केवीटी कब यूज कर सकते हैं, वो तभी यूज कर सकते हैं जब क्वाड्रेटिक टर्म हो एनर्जी के फॉर्मूला में। तो आ जाइए ट्रांसलेशनल में, तो इसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसका मैं एनर्जी लिखूं तो इसका आप लिख सकते हैं 3/3 इंटू हाफ केवीटी, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है समझने में। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, सॉरी वापस गलती हो गई, वाइब्रेशनल नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, इट इज रोटेशनल। रोटेशनल रिजिड में, नॉन रिजिड में वाइब्रेशन होता है। ठीक है, तो अब रोटेशनल की बात करते हैं। तो रोटेशनल का सॉरी आप लोग ने शायद रोटेशनल की, हाँ फर्स्ट चैप्टर में है ना हमारा रोटेशनल एनर्जी, याद करिए। रोटेशनल डायनामिक्स में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी याद है फॉर्मूला, रोटेशनल काइनेटिक, उसका डेरिवेशन भी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी याद करिए क्या था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, याद आ रहा है, इट वाज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और हमारे 2 रोटेशनल कौन से हैं, मैंने वो समझाया था पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले। अगर हमारा न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो 2 रोटेशनल, एक वाई एक्सिस पे होगा और एक जेड एक्सिस पे होगा। तो हमारा जो 2 एनर्जी होगा इसका, वो होगा हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। अब इसमें भी स्क्वायर टर्म है, तो वो क्या बोलता है लॉ कि हर एक स्क्वायर टर्म का हाफ केवीटी होगा। तो चलो भाई इधर भी सर हाफ केवीटी हो जाएगा, 2 टाइम्स हाफ केवीटी। तो 3/2 प्लस 2/2, सो 3 + 2 = 5, तो इसका टोटल हो जाएगा 5/2 केवीटी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये था आपका रिजिड रोटेटर। अब हम किस पे आते हैं, नॉन रिजिड रोटेटर। नॉन रिजिड रोटेटर, नॉन रिजिड रोटेटर में क्या है भाई, एक है 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल प्लस 1 वाइब्रेशनल।
तो इसमें 3 ट्रांसलेशनल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग देख चुके 3 इंटू हाफ के बी टी। रोटेशनल का मैंने अभी अभी आपको समझाया 2 इंटू हाफ के बी टी प्लस, अब मैं आपको समझाऊंगा एक वाइब्रेशनल का एनर्जी। वाइब्रेशनल के लिए ऑसिलेशन चैप्टर हमको मालूम होना चाहिए जो आगे है, अगर आपने क्लासेस या कॉलेज में किया है तो आपको आता होगा, नहीं मालूम तो मैं आपको सिर्फ उसका इस समय तो आपको सिर्फ मैं फॉर्मूला बता सकता हूँ। वाइब्रेशनल या ऑसिलेटरी मोशन में एनर्जी होता जो है टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों होता है वाइब्रेशन में। काइनेटिक का होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो टेक्सचुअल में लिखा है हाफ एम यू स्क्वायर, तो चलो यू ले लेते हैं। अच्छा, पोटेंशियल का होता है फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, टेक्सचुअल में हाफ के आर स्क्वायर लिया तो आर ले लेते हैं। वैसे ऑसिलेशन में एक्स यूज हुआ है, इन दोनों में आर यूज किया, हम आर यूज करते हैं। तो यू वेलोसिटी है, के फोर्स कांस्टेंट है, जिन लोगों को नहीं मालूम सी मैं बता रहा हूँ, और आर जो है वो जो मॉलिक्यूल होता है उसके बीच का डिस्टेंस, जो एटम होता है तो उसके बीच का डिस्टेंस। तो ये काइनेटिक है और ये पोटेंशियल है, और दोनों में स्क्वायर टर्म है। तो लॉ क्या बोलता है, हर एक स्क्वायर टर्म का हाफ के बी टी होगा। तो एक वाइब्रेशनल अपने आप में 2 स्क्वायर टर्म है, देखो एक ट्रांसलेशनल में एक ही स्क्वायर टर्म, एक रोटेशनल में एक ही स्क्वायर टर्म, लेकिन एक वाइब्रेशनल में 2 स्क्वायर टर्म है। इसका मतलब एक वाइब्रेशन में ऑलरेडी 2 स्क्वायर टर्म है, तो 2 इंटू हाफ के बी टी, 1 टाइम्स 2 इंटू हाफ के बी टी। ये दो वाइब्रेशनल नहीं है, ये 2 है एक ही वाइब्रेशन, लेकिन उसमें 2 टर्म्स हैं, एक काइनेटिक और पोटेंशियल, दोनों स्क्वायर टर्म है, और लॉ बोलता है कि हर एक स्क्वायर टर्म का हाफ के बी टी होना चाहिए। इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7/2 kBT। दिस इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल फॉर नॉन रिजिड रोटेटर डायटोमिक। अगर इसके सामने हम पॉलीएटॉमिक की बात करें, पॉलीएटॉमिक पॉलीएटॉमिक में क्या होगा, मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 3 ट्रांसलेशनल का मतलब है 3 इंटू हाफ के बी टी, उसमें 3 रोटेशनल होगा तो उसमें 3 इंटू हाफ के बी टी, और वाइब्रेशनल कितना भी हो सकता है, तो एफ, सपोज एफ वाइब्रेशन एफ, और अंदर क्या आएगा 2 इंटू हाफ, हर एक वाइब्रेशन का 2 होगा, 2 इंटू हाफ के बी टी। तो इसका अलग माना जाएगा, इसका अलग, मतलब ये ऐड नहीं कर सकते एफ है तो इसका तो आप बोल सकते हैं बाय 3 प्लस 3 6/2 दैट इज 3 kBT, दिस विल बी 3 kBT, और इसका तो f kBT, f जो जितना वैल्यू होगा f का उसके हिसाब से, क्योंकि 2 और 2 कट जाएगा। तो ये मैंने आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी समझाया। ये दोनों समझने के बाद अब हम जाएंगे किस पे, स्पेसिफिक हीट पे, ठीक है। लेट्स गो टू स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ही मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि उसको समझने के लिए हमको ये 2 टर्म समझना था, एक था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और दूसरा था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में हम लोग एक मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक, उसमें भी 2 पार्ट, एक रिजिड रोटेटर, एक नॉन रिजिड रोटेटर, और एक फिर था पॉलीएटॉमिक। तो अब मैं आ जाता हूं आपके स्पेसिफिक हीट पे। स्पेसिफिक हीट, अब जो स्पेसिफिक हीट होता है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप बोल सकते हैं, ये बेसिकली सॉलिड्स के लिए भी होता है, लिक्विड्स के लिए भी होता है, गैसेस के लिए भी होता है। जहां तक सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात है, जो इसमें तो नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ बोलना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग बोलते थे कि भाई सपोज आपने सॉलिड या लिक्विड यूनिट मास लिया, यूनिट मास मतलब 1 किलो समझ लो, 1 ग्राम भी ले सकते हैं, 1 किलो ले लिया और उसको हीट किया, और उसका टेम्परेचर एक क्या, या तो डिग्री सेल्सियस बोलो या केल्विन बोलो, दोनों एक ही मायने रखता है, क्योंकि दोनों के लिए स्केल तो वही है। 1 डिग्री या 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ता है तो उसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया, वो उस बॉडी का या उस सब्सटेंस का हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट। और याद करो उसमें फॉर्मूला भी था,
फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डिफरेंस इन टेम्परेचर। ये हम लोग कैलोरीमीटर में यूज करते हैं, ये फॉर्मूला सम भी है इसके ऊपर। ये बेसिक फॉर्मूला था फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। लेकिन गैसेस में एक तो थोड़ा अलग हो जाते हैं हम लोग। क्यों अलग हो जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। गैसेस में क्या है ना अलग सॉलिड्स और लिक्विड से, कि हम लोग जब गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में देखिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना है और उसके दो और पैरामीटर हैं। गैस में तीन मेन पैरामीटर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। आप तो चलो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देखिए घटा भी सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इस समय से बढ़ाने, जो चीज़ बढ़ाने के लिए अप्लाई होगी वही चीज़ घटाने के लिए भी अप्लाई होती है। लेकिन इस समय हम लोग से बढ़ाने की बात, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो हम लोग ने चार्ल्स बॉयल्स और गिलूसेग लॉ में देखा है कि ये दोनों चेंज होंगे ना, बोथ विल चेंज। अब एक क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं और सामने दो क्वांटिटी एक साथ चेंज हो रही है, तो स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है गैसेस में। इसलिए क्या करना पड़ता है, इसलिए हमको इसको स्टडी करने के लिए दो पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। क्या है दो पार्ट सर? एक होगा कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम नहीं चेंज करने का। एक हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर, मतलब इस जगह पे प्रेशर नहीं चेंज करने का। आप समझ रहे हैं? तो जब हम स्टडी कर रहे हैं तो एक बार हमको हमारा वॉल्यूम नहीं चेंज करना है गैस का, और एक बार हमको प्रेशर नहीं चेंज करना है। ये कंडीशन पे ही हम स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे गैसेस का, यही कंडीशन। हम नॉर्मल ऐसा नॉर्मली नहीं पढ़ सकते, हमको ये दो कंडीशन के अंदर पढ़ना पड़ेगा। अब दो हो गया तो फिर दो केसेस, दो पॉसिबिलिटीज बन जाती है स्पेसिफिक की गैसेस की। अच्छा, दूसरी बात यह है फर्क सॉलिड लिक्विड और गैसेस में, कि सॉलिड और लिक्विड हम लोग जनरली केजी में बात करते हैं, लेकिन गैसेस में हम पहले से भी मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि गैसेस को जनरली सबसे अच्छा तरीका बात करने का, उनके अगर वजन में बात करना है तो मोलार, मोल्स में बात करना ज़्यादा अच्छा है। केजी में भी लोग बात करते हैं, लेकिन जनरली इट इज टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ मोल्स में ही बात किया जाता है। तो इस जगह पे जब स्पेसिफिक इस कांस्टेंट वॉल्यूम की होगी तो इसको बोलेंगे हम लोग मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका सिंबल है कैपिटल सी सफिक्स बी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका सिंबल होगा कैपिटल सी। इसलिए गैसेस में दो स्पेसिफिक हीट होता है, सॉलिड लिक्विड में नहीं होता है। इन गैसेस में दो होता है, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, एक कांस्टेंट प्रेशर वाला। फिर ऐसा भी है कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ मोलार, कोई बोलता है मेरे को केजी में बोलना है तो वो भी है, उसके लिए भी नाम है, उसके लिए है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अगर आप केजी बात करते हैं तो हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। तो उसमें ना कैपिटल एस वी और कैपिटल एस पी में बात किया जाएगा। अभी सीबीएसई बुक्स में वो लोग छोटा सी लेते हैं, छोटा सी वी और छोटा सी पी, मगर हमारे बोर्ड के टेक्स्ट में कैपिटल एस पी और कैपिटल एस पी, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल व्हेन यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मास, दैट इज केजी, है कि नहीं? तो इन दोनों के बीच में रिलेशन भी है। क्या रिलेशन है कि भाई CV जो है दैट इज मोलार मास इनटू एसपी, और CP जो है दैट इज मोलार मास इनटू एसपी। ऐसा कन्वर्ट, आप कन्वर्ट करना चाहें अगर मोलार स्पेसिफिक टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक तो यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो गैसेस में दो स्पेसिफिक हीट है। अब अगर दो स्पेसिफिक हीट है तो फिर हमको अगर फाइंड करना है एक बाई स्पेसिफिक हीट, तो हमको इनके बीच में कुछ रिलेशन तो होगा ना, वो निकालना पड़ेगा। इसका काम कौन किया था? मेयर, साइंटिस्ट बाय द नेम मेयर। उसने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना दिखाया है, जिस रिलेशन का अभी हम लोग बात करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन। तो मैंने आपको इधर इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई गैसेस के बारे में, कि गैसेस में दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, और उसको मोलार में जनरली बोला जाता है। दो स्पेसिफिक कौन सा होता है? एक बार आप वॉल्यूम मत चेंज करो तो कांस्टेंट वॉल्यूम बोला जाएगा, एक बार आप प्रेशर मत चेंज करो तो कांस्टेंट प्रेशर बोला जाएगा।
तो चलिए देखते हैं मेयर्स रिलेशन। मेयर ने इस रिलेशन को कैसे डिराइव किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इजी भी है। उसके लिए क्या किया गया है कि आपने एक सिलेंडर लिया है, यहाँ पे आपका पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन है, और इधर अंदर गैस है, आपका गैस मॉलिक्यूल्स है। दिस इज योर गैस, ये आपका गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप हीट करने वाले हैं। मैं अब बात कर रहा हूँ पहला कंडीशन का, कांस्टेंट वॉल्यूम। आप वॉल्यूम नहीं चेंज करेंगे, मतलब हीट प्रोवाइड होगा लेकिन पिस्टन मूव नहीं होगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो आप जो हीट प्रोवाइड करें कहाँ जाएगा, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। वो जो आप हीट प्रोवाइड करेंगे, वो जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी एनर्जी बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ऊपर, मतलब उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। उसका सिंबल है इंटरनल एनर्जी और उसका सिंबल है कैपिटल ई, ठीक है। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम में आप जो भी हीट प्रोवाइड करेंगे, जो भी आप हीट प्रोवाइड करेंगे, जैसे बेसिक फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला, हीट प्रोवाइडेड इज इक्वल टू मास। अब यहाँ पे मोलर मास है, हम लोग हम लोग 1 मोल ऑफ गैस ले रहे हैं, तो n, चलो मैं n लिख देता हूँ, n CV dt। मगर n 1 है तो ये हो जाएगा 1, तो लिखने की जरूरत नहीं, CV dt। और ये हीट कहाँ यूज हो रहा है, ये हीट यूज हो रहा है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, दैट इज DE। चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, कुछ था, आपने हीट प्रोवाइड किया, उसका बढ़ गया, मतलब देयर वाज अ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। तो वो जो हीट आपने प्रोवाइड किया, उससे इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज हुई। ये आप क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मैं बात करता हूँ कांस्टेंट प्रेशर की। अगर आप प्रेशर नहीं चेंज करते हैं तो dQ2 शुड बी इक्वल टू n Cp dt। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, हमने 1 मोलार लिया है, तो Cp dt, और ये हीट कहाँ पे यूज हो रहा है, किस काम पे यूज हो रहा है। अब आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, मतलब गैस क्या करेगा, पिस्टन को पुश करेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। देखिए इंटरनल एनर्जी तो चेंज हो रहा है, उसमें तो कोई है नहीं, मगर साथ में एक और चीज हो रहा है, क्या वर्क डन हो रहा है भाई। पिस्टन पे फोर्स अप्लाई होगा, पिस्टन डिस्प्लेस होगा। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है, बॉडी डिस्प्लेस होता है, देन देयर इज वर्क डन। तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। अब इस वर्क डन को हम लिखेंगे dW। जो भी वर्क डन गैस पिस्टन पे कर रहा है, दैट इज रिटर्न, उसको हम क्या लिखेंगे, dW। तो हमको क्या मिल गया इधर, यहाँ पे d प्लस dW मिल गया। अब dW का हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन। अब वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन dW इज इक्वल टू PdV। कई लोग को ये नहीं समझता है कि PdV आया कैसे। वैसे थर्मोडायनामिक में भी है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो बता सकता हूँ। देखिए प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ओके। अब फोर्स क्या, फोर्स अपॉन एरिया, अभी सपोज मैं मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करूँ ऊपर और नीचे, डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वर्क डन, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वॉल्यूम। तो वर्क डन हो गया प्रेशर इंटू वॉल्यूम। लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हो रहा है, चेंज वॉल्यूम हो रहा है, इसलिए प्रेशर में चेंजेस नहीं किया, चेंजेस किस में किया, वॉल्यूम में। सो इट इज PD। आई होप आपको समझ में आया। तो मैं देखिए लिख रहा हूँ Cp dt इज इक्वल टू D प्लस dW। पहले मैं लिख रहा हूँ, अभी हर एक का सब्स्टिट्यूट करता हूँ। Cp dt इज इक्वल टू व्हाट इज D, D है Cv dt, dW PdV। मैंने आपको समझा कैसे आता है। अभी हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT ना, मगर मैं n नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 मोल है, तो भी RT। प्रेशर तो चेंज हो नहीं रहा है, PdV, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो क्या मैं PdV को RDT लिख सकता हूँ, यस। Cp dt इज इक्वल टू Cv dt प्लस RDT, सबका dt गया, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, इसको लेफ्ट में ले आओ,
Cp minus Cv is equal to R, and this is Mayer's relation. Cp minus Cv is equal to R. यही है Mayer's relation. एक चीज देखा आपने, Cp ज्यादा है, Cv कम है. क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर में हीट दो चीज में बढ़ रहा है. इंटरनल एनर्जी में तो जा ही रहा है, प्लस वर्क डन भी हो रहा है ना, तो यहाँ पे ज्यादा हीट कंज्यूम हो रहा है. कांस्टेंट वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, इसलिए देखिए कांस्टेंट प्रेशर का जो स्पेसिफिक हीट है वो ज्यादा है, कांस्टेंट वॉल्यूम का स्पेसिफिक कम है. उनका जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, व्हिच इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन. इसमें फॉर्मूला में बाद में थोड़ा चेंजेस भी हुआ है. क्या? ये बोल के भाई हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि सभी एक ही यूनिट में नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जो हीट वाला पार्ट होता है ना वो कैलोरीज में जनरली कैलकुलेट होता है, और जो वर्क डन वाला पार्ट होता है वो जूल्स में होता है. तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है J, जूल्स कांस्टेंट. आपने शायद स्कूल में ही पढ़ा होगा, जिसका वैल्यू है J का वैल्यू है 4.18 जूल्स पर कैलोरी. तो जब आप ये करेंगे तो आप उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मतलब मैकेनिकल वाले हीट का जो इक्विवेलेंट पार्ट होता है उसमें आपने कन्वर्ट कर दिया उसको. अब ये रिलेशन बराबर हो गया. तो ये अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन है, रिलेशन है बिटवीन Cp एंड Cv. क्यों दो लगता है, क्यों दो स्पेसिफिक? आई एम वेरी क्लियर, क्योंकि दोनों क्वांटिटी चेंज होती है, तो एक बार आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ता है और आपको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ता है. तो इस तरीके से मेयर्स रिलेशन बना. और कोई चाहेगा कि सर आप ये तो मोलार में, अगर सर इसी को हमको प्रिंसिपल में लिखना हो, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि Cp को आप लिख सकते हैं M0Sp माइनस Cv को आप लिख सकते हैं M0Sv इज इक्वल टू R बाई J. M0 कॉमन निकाल के नीचे डाल दीजिए, Sp माइनस Sv इज इक्वल टू R अपॉन M0J. ये क्यों लिखा मैंने पता, न्यूमेरिकल एक सम है, सॉल्ड एग्जांपल इसी पे है. उधर उन्होंने प्रिंसिपल का वर्ड यूज करके बोला, तो आप इसीलिए यूज कर सकते हैं. आप डायरेक्टली तो आप ये लिख के उसको बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. आप या तो याद रखो, लेकिन यहाँ लिख के आप कन्वर्ट भी करोगे तो भी चलेगा. अब आते हैं ये सब होने के बाद, अब हम आते हैं हमारा जो इस टॉपिक का मेन, मतलब इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि कैसे फाइंड होगा मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक का Cp, Cv और गामा. देखिए गामा, मैं बताता था गामा आपका स्पीड ऑफ साउंड में होता है गामा. इट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक रेशियो और इसका फॉर्मूला है Cp अपॉन Cv. ये गामा आपके साउंड के स्पीड में यूज होता है, तो आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब आप Cp और Cv फाइंड करेंगे. अब हमने मेयर ने हमको रिलेशन तो दे दिया है, अब इस रिलेशन की मदद से और हमारा जो एनर्जी का जो हमारा नॉलेज है वो यूज करेंगे, और हमने जो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में जो मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, रिजिड, नॉन रिजिड, पॉलीएटॉमिक, उन सब का Cp, Cv और गामा कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ. वही इस वीडियो का मेन है. ये वीडियो उसी के लिए है, लेकिन देखिए ना यहाँ पहुँचने से पहले हमको कितनी जगह से गुजरना पड़ा है. पहले हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझना पड़ा, फिर हमको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी समझना पड़ा, फिर हमको स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है, गैसेस में दो होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, कांस्टेंट प्रेशर होता है, उसके बीच में रिलेशन मिला. अब हम तैयार हैं, रेडी है टू फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो ये चीज याद रखिए, ये यूज करने वाले हैं हम स्पेसिफिक हीट फाइंड करने के लिए. तो ये जब हम आ गए अभी मेन टॉपिक और लास्ट पार्ट, इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है जहाँ पे आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो पार्ट है वो कंप्लीट होने वाला है. तो देखते हैं. तो देखिए पहला वाला जैसे कि आपको मालूम है मोनो एटॉमिक है कि मोनो एटॉमिक में एनर्जी कितना था भाई? सर एनर्जी था 3/2 kBT, लेकिन वापस ये क्या था? इट वाज एनर्जी पर मॉलिक्यूल E/m.
है ना। थ्री ट्रांसलेशनल याद करिए, उसका वो रिकलेक्ट नहीं याद होता पीछे बैक करके देख सकते हैं। लेकिन हमने हमारे सिलेंडर में जब CpCv निकाला तो कितना गैस लिया था, हमने सर 1 मोल लिया था। तो 1 मोल के हिसाब से फिर कितना होगा, क्वेश्चन ये हो जाता है सर 1 मोल के हिसाब से कितना होगा। 1 मोल अगर आपको 1 मोल में लिखना है तो ये जाएगा, तो आपको जाना पड़ेगा आपके आइडियल गैस इक्वेशन में, ये NaKBT हो जाएगा। वो मैंने आपको सिखाया है इनिशियल लेक्चर में, तो आप देख सकते हैं। वो PV nRT में n है नंबर ऑफ मोल्स, R को लिख सकते हैं NaKB, याद करिए NaKB याद है, तो वो ये हो जाएगा। सो दिस बिकम्स योर एक्चुअल एनर्जी पर मोल 3/2 NaKBT, इसको याद रखना है, ये मोनोएटॉमिक का। ओके, अभी हमने जो हमारा CV अभी मैंने देखा था, हमने क्या देखा था कि CV dt इज इक्वल टू D है कि नहीं। तो CV dt is equal to D, so what is CV now? CV dt is equal to D, मतलब CV जो है that is D by dt। तो D by dt मतलब इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो CV is equal to D by dt of 3/2 NaKBT। तो 3/2 NA बाहर निकाल दो, D by, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, चलो मैं 3/2 तो बाहर निकालता हूँ। NaKB जो होता है वो R होता है, RB कांस्टेंट है, और D by dt of T is 1, so it is 3/2 R। किसका CV मिला मुझे, मोनोएटॉमिक गैस का। तो सर Cp अभी तो मेयर रिलेशन ने बताया ना, मेयर ने क्या बताया, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। सो व्हाट इज Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। तो Cp विल बी इक्वल टू Cv 3/2 R प्लस R, ये रिलेशन यूज किया है। 2 1 2 प्लस 3 5/2 R, Cp मिला। तो सर गामा है Cp बाई Cv 5/2 R अपॉन 3/2 R, R कट 2 कट 5/3, भूलिएगा मत। थर्मोडायनामिक्स में भी इसके बारे में डिस्कशन होने वाला है, डोंट फॉरगेट। अच्छा, आपने एक चीज देखा, ये NaKB को मैंने R में कन्वर्ट किया। आप पूछेंगे क्यों किया सर, क्योंकि जब आपको CV को Cp निकालना है तो आपके लिए R लगेगा। अगर आप इसको रख सकते थे, NaKB को वैसे रख सकते थे, लेकिन रखने में प्रॉब्लम क्या होगा कि जब आप बाद में ऐड करने जाएंगे तो NaKB को R से ऐड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ भी R होना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन था, सर आपने यहाँ क्यों कन्वर्ट किया, हम लोग बाद में भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। आप टेक्स्ट बॉल ने यही कन्वर्ट कर दिया तो मैंने नहीं कर दिया। आप नहीं भी करेंगे, आप NaKB लिख के फिर लास्ट में इधर कन्वर्ट करेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ऐड नहीं हो पाएगा आगे से। अब देखिए, मैंने आपको एक अच्छी तरह पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ना। अब जगह कम है, मगर हम लोग डायटॉमी का कर रहे हैं, मगर उसको मैं भी शॉर्ट में समझा दूंगा, मतलब सब स्टेप्स नहीं लिखूंगा। डायटॉमी में पहले मैं बात करता हूँ रिजिड वाला। रिजिड में याद करिए कितना था, 3/2 प्लस कितना था, 2 × 1/2, क्योंकि रोटेशनल का 2 था तो 5/2 था। तो मैं सीधा ये लिख रहा हूँ 5/2। E was equal to 5/2 NaKBT, याद करिए, वो उसी को डायरेक्ट लिखना है। तो फिर हम लोग सीधा इधर आ जाते, CV पे आ जाता हूँ। तो CV, तो इसका इसके हिसाब से क्या होगा, 5/2 D by dt ऑफ NaKB को RT, तो जाएगा 5/2 R, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ T इज 1 R। यहाँ पहुँच गया हम लोग, ये आपका CV हो गया। तो CP क्या लिखेंगे, CP होगा CV प्लस R, तो ये हो जाएगा 7/2 R। इसका गामा क्या होगा, डिवाइड करो, मैं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट डिवाइड करो, तो 7/2 R अपॉन 5/2 R, R कट 2 कट 7/5। ये किसका गामा है सर, ये सर डायटॉमिक जो रिजिड है। तो अब बताइए जो नॉन रिजिड है उसका क्या, नॉन रिजिड का, अगर हम नॉन रिजिड की बात करें तो नॉन रिजिड में सर उसमें एक और ऐड हो गया था, वाइब्रेशनल में ऐसा एक वाइब्रेशनल, लेकिन वो खुद ही 2 kBT दे रहा था, हाफ kBT, याद करो। तो इसमें टोटल था 7/2 kBT, तो इधर हो जाएगा 7/2 NaKBT।
देखिए Na क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पर मोल है। अगर पर मॉलिक्यूल होता है Na नहीं लिखते, सिर्फ KBT लिखते हैं ना। तो ठीक है, इसका CV क्या हो जाएगा, इसका CV हो जाएगा 7/2 डेरिवेटिव ऑफ RT 7/2 R, आपका CP हो जाएगा CV प्लस R 9/2 R, तो गामा हो जाएगा 9/2 R अपॉन 7/2 R, RR कट 2 कट 9/7। देख रहे हैं कितना वो सब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का नॉलेज यूज हुआ, फिर आपका लॉ ऑफ पार्टीशन ऑफ एनर्जी का नॉलेज हुआ, और आपका फिर मेयर रिलेशन का भी यूज हुआ इधर CP माइनस CV इक्वल। वो सब होने के बाद आपको निकालने को आया कैसे हम लोग CP CV अलग अलग गैसेस का निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का, और उसके बाद हम उसका गामा निकाल सकते हैं। और एक पॉलीएटॉमिक भी है, तो पॉलीएटॉमिक में मैंने भी लिखा था आपके लिए थोड़ी देर पहले, अगर आप बैक करके देखें तो पॉलीएटॉमिक में ऐसा था कि उसका जो एनर्जी था, पहला तो ऐड होता था 3 और 3, तो 6/2 का हुआ था 3 KBT हुआ था उसका, और इसको Na लिख देता हूँ क्योंकि पर मोल है, 3 Na KBT, और उसका मैंने F बोला था, F Na KBT है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + F RT, ये आपका एनर्जी है। तो आप डेरिवेटिव लो तो आपको मिलेगा 3 + FR, यहाँ पे लिख देता हूँ CV विल बी इक्वल टू, इसके हिसाब से हो जाएगा 3 + FR। तो आपका CP क्या होगा, 3 + FR + R, इसको ऐड कर दो, तो 3 + F + 1 4 + FR, इसका गामा 4 + F अपॉन 3 + R कट गामा पॉलीएटॉमिक में ऐसा बेसिक ये समझ गए। आई होप आपको अच्छा इजी लगा है, टॉपिक काफ़ी इजी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी, और कैसे रिलेट करना है हर एक चीज़ को, क्यों देखो हर एक चीज़ क्यों सिखाई जाती है, उसका कहाँ यूज होता है, ये आपको समझना है। तो आपका मैंने ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इतना पार्ट खत्म किया था। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो रेडिएशन पे होगा, तो एक अलग हो जाता है लेकिन इसके साथ ही है, तो हम लोग उसको साथ में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो जाता है। इसमें 2 सम है जो कि सॉल्व एग्जाम्पल में एक्चुअली है, तो आप पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं है, जनरली मैं करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ क्यों करना, आप देखेंगे ना सॉल्व एग्जाम्पल है दोनों, और दोनों में यही रिलेशन यूज हुआ है। कौन सा पता है, CP - CV = R, ये वाला यूज हुआ है। एक बार CP CV दिया है और एक बार उन्होंने SV SP पे पूछा है, तो जब आप उसी को SP SP पे लिखेंगे ना, तो आपका R/J यूज करना पड़ेगा, इधर M0 J हो जाएगा, बस इतना ही है। एक सम इस पे और एक सम इस पे, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसा भी नहीं कि कुछ अलग है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो चीज़ एकदम ही बेसिक्स है और सॉल्व ही है, तो मैं नहीं करा, अगर अनसॉल्व होता तो शायद मैं कर भी देता। इस पे इसमें 2 ही सम है, वो दोनों सॉल्व है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और मेरी कोशिश है कि इसको टॉपिक को आपके लिए एकदम क्लियर करूँ, कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम दें, MCQs ट्राई करें, तो आपको कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आंसर लिखने में भी अच्छा लगता है, सम सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है और इंटरेस्टिंग लगता है। सो वही फाइनली यही है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।